अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। इसमें फर्दर हम लोग दो टॉपिक्स आज स्टडी करेंगे। एक है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और दूसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। वाटर की ट्रांसपोर्टेशन तो हम लोग इस चैप्टर के डे 1 से ही हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से वाटर की ट्रांसपोर्टेशन होती है, कौन से प्रोसेस से होती है। ठीक है, तो आज हम लोग मजीद इसमें स्टडी कर लेते हैं, थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि किस तरह से वाटर की ट्रांसपोर्टेशन होती है। दूसरा, फूड हम लोग ट्रांसपोर्ट किस तरह से करते हैं वो भी आज हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। अब हमें पता है कि प्लांट्स के अंदर वाटर की ट्रांसपोर्टेशन होती है पर्टिकुलर हाइट के अंदर, जो कि जाइलम की तरफ उसने वाटर ने मूव करना होता है। तो ये वाली स्टडी हमारे पास कई सालों से की जा रही है कि किस तरह से वाटर की ट्रांसपोर्टेशन होती है। फिर उसके बाद जाके एक रिजल्ट आया है इस रिसर्च का, वो है कोहेशन टेंशन थ्योरी। ठीक है, ये प्रपोज की गई है। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, वाटर किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। असल में जो फोर्स होती है जिसने वाटर या डिसॉल्व्ड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना है सॉइल से जाइलम के अंदर, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपायरेशनल पुल। ठीक है, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी स्टडी किया था कि ट्रांसपायरेशनल पुल ने क्या करना होता है, वाटर और डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस जो भी होते हैं उसको इसने ट्रांसपोर्ट करना होता है। ठीक है, इसलिए ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस बहुत जरूरी होता है। अच्छा, अब ट्रांसपायरेशन ने करना किस तरह से होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट। इससे क्या करना होता है, प्रेशर डिफरेंस इसने क्रिएट करना है प्लांट बॉडी के अंदर। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस यानी कि इसने क्या कर देना होता है कि प्रेशर को ड्रॉप कर देना है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, वाटर और सॉल्ट्स जो होते हैं वो मूव करते हैं रूट से टू द जाइलम। अच्छा, अब लीफ ने क्या करना है, आगे ट्रांसपायरेशन करनी है। जब लीफ ट्रांसपायरेशन करेगा, मेसोफिल सेल्स से ट्रांसपायरेशन करेगा, तो उससे क्या होगा, मेसोफिल सेल्स में जो वाटर की कंसंट्रेशन होगी वो कम होती जाएगी ऑब्वियसली। तो उससे क्या होगा कि ये जो वाटर की कंसंट्रेशन वहां पे कम होती जा रही है, तो जो इर्द गिर्द जाइलम में वाटर होगा वो मूव करेगा इनटू द मेसोफिल सेल्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस से, क्योंकि अंदर क्या हो रहा है कि वाटर की कंसंट्रेशन कम हो रही है। तो वाटर ने क्या करना है, जाइलम से मूव करना है इनटू द मेसोफिल सेल्स। अब एक मॉलिक्यूल जो वाटर का मूव करेगा इनटू द जाइलम, उससे क्या होगा, पूरी एक ट्रांसपायरेशनल पुल क्रिएट होगी जो कि कंटिन्यू करेगी ऑल द वे टू द रूट। इस तरह से ट्रांसपायरेशनल पुल क्रिएट होगी, फोर्स क्रिएट होगी। ठीक है, जैसे जैसे एक मॉलिक्यूल अंदर मेसोफिल सेल्स के अंदर पास करेगा। अब ये जो पुलिंग फोर्स जो ट्रांसपायरेशन ऑफ वाटर की वजह से क्रिएट हुई है, इसको हम लोग असल में कहते हैं ट्रांसपायरेशनल पुल। ठीक है, अब कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब ट्रांसपायरेशनल पुल के कौन कौन से रीजंस आ जाते हैं क्यों ये क्रिएट होती है। एक तो ये आता है कि जो जिसके अंदर जाइलम ने के अंदर वाटर होता है ना, ठीक है, जाइलम के अंदर वाटर क्या होता है, वो अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन जाइलम का जो डायमीटर होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है। इसी वजह से ट्रांसपायरेशनल पुल यानी कि फोर्स क्रिएट होती है, क्योंकि उसका डायमीटर क्या होता है, बहुत छोटा होता है। दूसरी रीजन इसकी ये आती है कि ज्यादातर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जाइलम की वॉल्स के साथ जाके एडहेयर कर जाते हैं, यानी कि स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं उसकी वॉल्स के साथ। इसको हम लोग कहते हैं एडहेशन। ठीक है, दूसरी रीजन ये आती है। तीसरी रीजन ये आती है कि वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, यहाँ पे कोहेयर कर जाते हैं, जिसे हम लोग कोहेशन कहते हैं। कोहेयर का मतलब होता है यहाँ पे यूनाइट कर जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। इसी वजह से ट्रांसपायरेशनल पुल क्रिएट करना जरूरी है,
वरना तो यहाँ पे जाके सारे इकट्ठे हो जाएंगे, सारे चिपक जाएंगे, और डायमीटर यहाँ का बहुत छोटा है। इसी वजह से, इन रीजंस की वजह से ट्रांसपायरेशनल पुल क्रिएट होती है। अब क्योंकि यहाँ पे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स एक तरह से आ गई ना, तो इन अट्रैक्शंस की वजह से क्या होता है कि पूरी प्लांट बॉडी के अंदर एक तरह से टेंशन क्रिएट हो जाती है। तो इस वजह से फिर क्या होता है, इसको ओवरकम करने के लिए वाटर के कॉलम्स बनते हैं प्लांट बॉडी के अंदर। फिर वाटर ने क्या करना होता है, सोइल से एंटर करना है इन कॉलम्स के अंदर। फिर उसके बाद वाटर ने मूव करना है रूट से शूट की तरफ, ठीक है, वरना तो बहुत ज्यादा मेस क्रिएट हो जाएगा अंदर अगर ये कॉलम्स क्रिएट ना हो। इसी वजह से फिर फोर्स ट्रांसपायरेशन पुल जो होती है वो क्रिएट होती है, और वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं टू द पर्टिकुलर एरिया जहां पे उसने पास आउट करना है। ठीक है, अब कंसेप्ट क्लियर हो गया ट्रांसपायरेशन पुल किस तरह से क्रिएट होती है, और इस वजह से इस थ्योरी को नाम दिया है कोहेशन टेंशन थ्योरी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था मैंने आपको बताया था कि जाइलम ने क्या करना होता है, ट्रांसपोर्ट करनी होती है वाटर को, और फूड की ट्रांसपोर्टेशन करनी होती है फ्लोएम ने। ठीक है, अब फ्लोएम ने क्या करना है, फूड की ट्रांसपोर्टेशन करनी है। फूड की ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होती है, पहले तो हम देखेंगे फूड सिंथेसाइज कहाँ से होता है। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमारे पास ग्लूकोज का कह लें कि ग्लूकोज क्रिएट फूड बनता है। ठीक है, फॉर्म होता है मेसोफिल सेल्स में, ये भी मेसोफिल सेल्स में ही बन रहा है, फूड फॉर्म हो रहा है। किस तरह से, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। ठीक है, अब ग्लूकोज वहां पे बन जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, रेस्पिरेशन में बाद में यूज होता है, और फिर जो एक्सेस अमाउंट बाकी की जो रह जाती है वो बाद में कन्वर्ट हो जाता है इनटू द सुक्रोज या कोई और शुगर आ जाती है। लेकिन ज्यादातर प्लांट्स में हमारे पास जो एक्सेस अमाउंट ग्लूकोज की आती है वो सुक्रोज में ही चेंज होती है, लेकिन कुछ होते होंगे प्लांट्स जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ शुगर्स में भी चेंज हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन प्लांट्स। ठीक है, अगर फूड मूवमेंट की भी बात करें तो ये भी कई सालों से ये स्टडी की जा रही है कि किस तरह से होती है। करंट हाइपोथेसिस हुई है कि इसके अकॉर्डिंग ये है कि कोई प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म होता है प्लांट बॉडी के अंदर जिसकी वजह से फूड पास आउट होता है, और वो किस तरह से होता है, फूड मूव करता है फ्रॉम सोर्सेस टू द सिंक्स। अब सोर्सेस और सिंक्स आपने गौर से सुनने हैं तो आपको समझ आएगी कि किस तरह से फूड की ट्रांसपोर्टेशन होती है। अब सोर्सेस क्या होते हैं, सोर्सेस होते हैं एक्सपोर्टिंग ऑर्गन्स, यानी कि ये वो वाले ऑर्गन्स होते हैं जिन्होंने फूड को एक्सपोर्ट करना है। इनका काम क्या होता है, इन्होंने सिर्फ फूड को सिंथेसाइज करना है और इन्होंने एक्सपोर्ट कर देना है। इसमें ज्यादातर मेच्योर लीफ आ जाता है, स्टोरेज कोई भी ऑर्गन आ सकता है। ठीक है, जिसने फूड को सिंथेसाइज करना है। ठीक है, लीफ इसलिए कहा है क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ही ज्यादातर क्या होता है कि वहां पे फूड की सिंथेसिस होती है। ठीक है, तो सोर्सेज किनको कह रहे हैं, जो कि सिंथेसाइज करते हैं फूड को। सिंक्स वो वाले एरिया होते हैं जिसमें एक्टिव मेटाबॉलिज्म होता है और वहां पे जाके फूड ने स्टोर होना होता है। इसी वजह से फूड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम द सोर्सेज टू द सिंक्स। सिंक्स में हमारे पास एग्जांपल आ जाती हैं, रूट्स आते हैं, ट्यूबर्स आ जाते हैं, डेवलपिंग फ्रूट्स एंड लीव्स आ जाती हैं, ग्रोइंग रीजन्स, जहाँ पे मतलब कोई भी रीजन्स आ जाते हैं जहाँ पे फूड ने ग्रो करना होता है। ठीक है, अब हम स्टोरेज ऑर्गन के लिहाज से अगर बात करें, इसका काम क्या होता है, इसने फूड को स्टोर करना है। ठीक है, और उसके बाद इसने एक्सपोर्ट कर देना है जो भी मटेरियल उसने स्टोर किया हुआ था। तो ये स्टोरेज ऑर्गन कहाँ पे होता है, सोर्सेज होते हैं। ये कौन से होते हैं ऑर्गन्स, ये सोर्सेज होते हैं जिसने फूड को सिंथेसाइज किया, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट कर दिया या एक्सपोर्ट कर दिया।
यहाँ पे एक एग्जाम्पल आई हुई है, एक है रूट बीट की। बीट एक प्लांट है, उसकी रूट की एग्जाम्पल है। अब ये एग्जाम्पल आपने गौर से सुननी है। एग्जाम्पल इसकी इस तरह से है कि जो इस प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो स्टार्टिंग का जो ग्रोइंग सीजन होता है ना, वो वाली रूट्स एक्ट करती हैं एज अ सोर्स। यानी कि स्टार्टिंग के सीजन में उसने क्या करना होता है, फूड को सिंथेसाइज करना होता है। ठीक है, जब उसने शुगर्स को सिंथेसाइज कर लिया तो बाद में क्या होगा, लेटर जो अगला सीजन आएगा उसने वही वाले रूट्स ने क्या करना होता है, एक्ट करना है एज अ सिंक्स। पहले उसने एक्ट किया एज अ सोर्स, लेकिन लेटर उसने एक्ट करना है एज अ सिंक्स। और फिर उसके बाद उसने उन शुगर से नई शूट्स डेवलप करनी है और स्टोरेज करनी है। ठीक है, होप सब आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होती है फूड की। सोर्स में हमारे पास क्या होता है, फूड जो भी होता है, शुगर्स वगैरह, उन्होंने मूव करना है बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट इनटू द सीव ट्यूब्स ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम की जो सीव ट्यूब्स होती है वहां पे उन्होंने एक्टिव ट्रांसपोर्ट करनी है फूड की सोर्सेज में। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, फूड की ट्रांसपोर्ट वहां पे हो रही है सीव ट्यूब्स में, वहां पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। वहां पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है, इस वजह से क्या होगा कि वाटर जो ऑस्मोसिस के अंदर जाइलम के अंदर प्रेजेंट है उसने ट्रांसपोर्ट करना है इनटू द सीव ट्यूब्स, क्योंकि वहां पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है। ये कौन सा प्रोसेस है, ऑस्मोसिस का प्रोसेस है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि वाटर मूव करेगा इनटू द सीव ट्यूब्स, जिसकी वजह से वहां पे अब ट्यूब्स के अंदर क्या होगी, वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से क्या होगा, फूड जो अंदर सीव ट्यूब्स के है वो ट्रांसपोर्ट करेगा इनटू द सिंक्स। ठीक है, अब सिंक एंड में क्या होना है, फूड की अनलोडिंग होगी, वो भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होती है। ठीक है, यानी कि वही बात है कि फूड ने क्या करना है, ट्रांसपोर्ट हो जाना है। जो भी हमारे पास सीव ट्यूब एलिमेंट से हमारे पास फूड आया है उसने ट्रांसपोर्ट कर जाना है इनटू द रूट्स वगैरह के अंदर। ठीक है, या जो भी स्टोरेज सेल्स आ जाते हैं। अच्छा, उसकी वजह से बाद में क्या होगा कि वाटर जो सीव ट्यूब्स के अंदर है, फूड तो ट्रांसपोर्ट हो गया सिंक्स के अंदर, अब जो भी सीव ट्यूब्स के अंदर है वाटर उसने भी एक्सिट कर जाना है, जिसकी वजह से क्या होगा, वहां पे प्रेशर कम हो जाएगा सीव ट्यूब्स के अंदर। तो ये जो प्रेशर यहाँ पे कम हो गया है और सोर्सेस में क्या हो जाएगा, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। इसकी वजह से हमारे पास मैस जो होता है वो फ्लो करता है फ्रॉम हायर प्रेशर जो कि सोर्स के अंदर होता है टू द लोअर्ड प्रेशर जो कि सिंक के अंदर है। इस वजह से इसको हम लोग प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म कहते हैं, जिसमें फूड ने क्या करना होता है, ट्रांसपोर्ट करना होता है हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर के अंदर। ठीक है, अब मैंने बहुत क्लियर कट अब आपको सारा कुछ समझाया, मैं आपको ये बुक से पढ़ा देती हूँ। यहाँ से आज हम लोगों ने स्टार्ट की है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने इसमें कोहेशन टेंशन थ्योरी देखी है कि किस तरह से ट्रांसपायरेशनल पुल ने रोल प्ले करना है। ठीक है, और इसकी क्या ट्रांसपायरेशनल पुल की क्या क्या रीजंस है, क्यों ये क्रिएट होती है प्लांट बॉडी के अंदर, और इसकी ये डेफिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसकी रीजंस भी आती होती हैं, इसकी डेफिनेशन भी आती है। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम दी हुई है, यहाँ पे ये देखिए, अगर आप एडहेशन कोहेशन टेंशन थ्योरी के लिहाज से अगर देखें तो एडहेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल्स चिपके हुए हैं जाइलम ट्यूब के साथ। कोहेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या हो रहे हैं, यूनाइट हो रहे हैं, और टेंशन यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स आते जा रहे हैं, और यहाँ पे डायमीटर क्या है, ये जाइलम ट्यूब का बहुत ज्यादा छोटा है, इस वजह से ट्रांसपायरेशनल पुल क्रिएट होती है। दूसरा हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड देखा है, जिसमें फ्लोइंग हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या हाइपोथेसिस थी, वो थी प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म की, इस तरह से होती है। इसमें सबसे पहले सोर्सेज और सिंक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये इनका डिफरेंस आता होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है।
ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखी है किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन असल में होती है फूड की। ठीक है, ये सारा कुछ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। Xylem is the one-way street from roots to the leaves for waters and salts. Phloem is a two-way street for the food. The direction of the movement of the food is decided by the supply and the demand in the sources and the sinks. Xylem हमारे पास जो होता है वो one-way street है, यानी कि उसने सिर्फ रूट से xylem की तरफ ही पास करना है वाटर और सोल्स को। लेकिन जो फ्लोइम होती है वो टू वे मैकेनिज्म है एक तरह से, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि फूड ने ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ पे होना है। ठीक है, वो सोर्सेज और सिंक्स में डिपेंड करता है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बहुत ज्यादा। ठीक है, ये येलो बॉक्स। प्लांट्स नीड अ लॉट ऑफ वाटर। यंग ब्रासिका प्लांट्स टेक अप एन अमाउंट ऑफ वाटर इक्वल टू देयर शूट वेट इज अबाउट 5 hours. If that applied to us, we would have to drink 3 gallons of the water an hour to stay alive. इसका मतलब ये है कि प्लांट्स की बॉडी को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। अगर हम यंग ब्रासिका प्लांट्स की बात करें तो उसको 5 घंटे के अंदर अंदर उसको इतना पानी चाहिए होता है कि जितनी उसकी शूट है, उसकी शूट का जितना वेट है ना, उसको 5 घंटे के अंदर अंदर उतना पानी चाहिए। और अगर हम लोग वो खुद पीने में आए ना तो हमें 1 घंटे में 3 गैलन पानी की पीनी पड़े तो ही हम जिंदा रह सके, वरना हम रह ही ना सके। ठीक है, तो इतना उसको पानी चाहिए। तो आज हमारे पास टॉपिक इतना ही था। ये इम्पोर्टेंट ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, ये इतना इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। बस आप एज अ लॉन्ग क्वेश्चन एक बार तो आप पढ़ लीजिएगा, अगर आ जाए तो आपको कंसेप्ट तो आपको पता है ये किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है, दोनों का मैकेनिज्म किस तरह से होते हैं। ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली लॉन्ग क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट्स में पूछें। लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में एक और लिंक दिया हुआ है जो कि प्रोडक्ट स्टोर है। आप वहाँ पे जाएं, कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।